वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8 एसएसटी का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है ये प्रीवियस ईयर्स का। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन द ईयर। तो परमानेंट सेटलमेंट किसने स्टार्ट करी थी? तो भाई कॉर्नवालिस ने स्टार्ट करी थी। कब स्टार्ट करी थी? 1793। ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्म में आपके एग्जाम में दोबारा से रिपीट होकर के आ सकता है, तो इसको आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। और ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या था? टू फिक्स लैंड रेवेन्यू बिटवीन कंपनी एंड ज़मींदार, कि भाई ज़मींदार कितना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे पीजेंट से, किसानों से, और कितना वो कंपनी को देंगे। और कहाँ पर ये लागू किया गया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले रीजन में परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया था बाय कॉर्नवालिस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, विच ट्राइबल ग्रुप लिव्ड सेटल्ड लाइफ? तो आंसर है देखो गोंड्स और संथाल। ये जो हैं वो सेटल्ड लाइफ यानी कि ये एक ही जगह पर रहते थे और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी वगैरह करते थे, तो ये सेटल्ड लाइफ को जीते थे। एग्रीकल्चर इज़ अ पार्ट ऑफ विच इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 टाइप की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कि ज़मीन से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि खेती बाड़ी, जैसे कि मछली पालन, और बाकी हॉर्टिकल्चर हो गया आपका, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। साथ ही साथ अगर कोई ज़मीन से निकाल करके खुदाई की जा रही है, कोयला निकाला जा रहा है, लोहा निकाला जा रहा है, वो भी प्राइमरी एक्टिविटी का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। इसको हम लोग बोलते हैं सेक्युलरिज्म, यानी कि राज्य जो देश है वो धर्म से अलग है। मतलब हमारा देश इंडिया एक सेक्युलर देश है। क्यों? क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है वो किसी भी धर्म को नहीं मानता, बल्कि सारे के सारे धर्म को हमारे देश में समान इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, इसलिए हमारा देश सेक्युलर है। जैसे पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है, वहाँ पे इस्लाम धर्म को, जो मुस्लिम धर्म है, सिर्फ उसको ही माना जाता है, बाकी धर्मों को कोई प्रोटेक्शन नहीं है सरकार की तरफ से। बट हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारा देश एक सेक्युलर देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप इन विच ईयर? तो देखो जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री थी वो तो सूरत में सेटअप हुई थी 1913 में। अब इन्होंने फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री का आंसर है, तो फिर इसमें नन ऑफ दीज होना चाहिए, बट यहाँ पे हमें 1651 भी गिवन है, जो कि पहली फैक्ट्री थी जो कि हुगली नदी के किनारे बसी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन मेड रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं जो इंसान बनाते हैं? जैसे कि बिल्डिंग, मशीनें, है ना, रोड्स हो गए, ये सारे के सारे इंसान बनाते हैं, तो ये मैन मेड रिसोर्सेज हो गए। मेजर वाटर पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं? तो देखो सीवेज, एग्रीकल्चरल, केमिकल, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, ये सारे के सारे जो होते हैं वो वाटर पॉल्यूटेंट होते हैं। सीवेज यानी कि जो हमारे टॉयलेट का जो पानी होता है, फ्लश करते हैं, ये सारा सीवेज होता है। एग्रीकल्चर केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया, ये सब डाला जाता है ना खेती के टाइम पर, तो ये एग्रीकल्चरल केमिकल होते हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स या गंदगी निकलती है, वो भी सारा का सारा पानी में बहा दिया जाता है, तो ये सारे जो है वो वाटर पोल्यूशन का काम करते हैं, ये तीनों के तीनों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखो फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, ये तीनों के तीनों या और भी बहुत सारे हैं, ये सारे के सारे की फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फेडरलिज्म का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, इन सब के बीच में पावर का डिवीजन है, इसी को हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि हमारे देश में एक संसद होगी, एक पार्लियामेंट होगी, जिसमें एमपीज होंगे, जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर होंगे। सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर किस में होता है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में होता है। तो लेजिस्लेचर कानून बनाने का काम करता है, और जो एग्जीक्यूटिव होता है उसको कानून को लागू कराने का होता है उसके पास काम, और जो जुडिशरी होती है उसका ये काम होता है कि भाई कोई कानून तोड़ रहा है तो उसको सजा दी जाए, तो ये होता है सेपरेशन ऑफ पावर। यही सारे हमारे की फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब है रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द आंसर। तो स्टेटमेंट 1 है, सिपॉइज ऑल्सो रिलेटेड टू व्हाट वाज हैपनिंग टू द कंट्री साइड। देखो कंट्री साइड होता है गाँव के इलाके,
तो सिपाही जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे थे, उनको बहुत महसूस होता था जो उनके गांव के इलाकों में होता था। ऐसा क्यों था? मैनी ऑफ देम वर पीजेंट एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेज। तो ज़्यादातर जो सिपाही थे कहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के में, वो ज़्यादातर क्या थे, किसान थे, और वो फिर सिपाही बन गए थे। तो उनको तो मतलब पता था ना कि क्या हो रहा है उनके गांव में, उनके जो परिवार थे वो तो गांव में ही रहते थे। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ट्रू हैं और 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट एंड वही वाला है फिर से, लैंड कंजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ज़मीन को बचाना बहुत ज़रूरी है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड कैन बी डन बाय एफॉरेस्टेशन, स्टॉप ओवरग्रेजिंग एंड सॉइल मैनेजमेंट। तो लैंड को बचाना ज़रूरी है, बिल्कुल सही बात है। अब आप लैंड को कैसे बचा सकते हैं? आप पेड़ लगा करके, जो बहुत ज़्यादा, अगर आप जैसे कि क्या होता है ना, जो जीव जंतु होते हैं जैसे गाय भैंसे बहुत ज़्यादा चर लेती हैं उसको, अगर घास को, तो मिट्टी फिर उड़ जाती है। तो इसलिए ओवरग्रेजिंग को भी रोकना ज़रूरी है, सॉइल को मैनेज करना ज़रूरी है ताकि बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह उसमें ना डाले जाएँ। तो ये दोनों के दोनों सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ एग्रीकल्चर इज़ रिलेटेड टू कल्टिवेशन देन हॉर्टिकल्चर इज़, हॉर्टिकल्चर होता है फूल फल सब्जियां उगाना। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। और एग्रीकल्चर होता है फसलें उगाना, जैसे कि राइस हो गया, जैसे कि वीट हो गया, कॉटन हो गया। क्वेश्चन 10 है, हु रोट द बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो जो ये जेम्स मिल था ना, इसने लिखी थी, और इसने ही ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, है ना, कि मुस्लिम और हिंदू और ब्रिटिश। तो मतलब गलत था वो बहुत ज़्यादा, बट फिलहाल हमें बोला गया है कि किसने लिखी है, तो जेम्स मिल ने। इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश। तो 1885 में बॉम्बे में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ट्रू फॉल्स बताने हैं। बिरसा वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडास, तो उसका नाम ही बिरसा मुंडा था, तो हाँ सही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है, सबसे बड़ा संविधान है हमारे देश का, सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान। इंडियन स्टेट डज नॉट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, सही बात है, वो सारे के सारे रिलीजन्स को हमारा देश इक्वली सपोर्ट करता है। रीड द फॉलोइंग, तो इसमें रोज़ा पार्क्स वाली जो स्टोरी है आपकी वो है। रोज़ा पार्क कौन थी? तो रोज़ा पार्क वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन। विच मूवमेंट स्टार्टेड इन 1955, तो कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और विच एक्ट वॉज पास्ड इन 1964, तो 1964 में सिविल राइट्स एक्ट पास हो गया था। ये हो गए हमारे वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास जो है वो है व्हाट वाज मुनरो सिस्टम। मुनरो सिस्टम क्या था? तो देखिए इसका जो आंसर है वो, जो मुनरो सिस्टम था ना उसको हम लोग रियोतवारी सिस्टम भी बोलते हैं। रियोत कौन होते थे? रियोत होते थे पीजेंट्स, किसानों को रियोत बोला जाता था मद्रास और बॉम्बे वाले एरिया में। तो दिस सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंस्टीट्यूटेड इन द लेट 18th सेंचुरी बाय सर थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास इन 1820। तो मुनरो ने स्टार्ट किया था रियोतवारी सिस्टम। इसमें क्या था, बॉम्बे और मद्रास के इलाकों में और साथ साथ असम कुर्ग वाले इलाकों में भी डायरेक्ट जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो किसानों से ही डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया जाता था इस सिस्टम में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 15, राइट 2 रोल्स ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद के 2 रोल क्या क्या होते हैं? तो पार्लियामेंट का काम होता है कानून बनाना, कानून को इम्प्लीमेंट करवाना, सरकार सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है ये भी देखना। तो पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर, यानी कि MPs होते हैं, कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को ये कंट्रोल भी करते हैं और गाइड भी करते हैं। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो कंट्रोल इट। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। तो लॉ बनाने का काम करते हैं और गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करने का काम पार्लियामेंट ही करती है। 16th है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज और में है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो देखो रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन तो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल रिसोर्स होता है और एक ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में रिन्यूएबल होते हैं और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल यानी कि जो दोबारा से जिनकी उत्पत्ति की जा सकती है, जैसे कि विंड, वाटर, सनलाइट। और फिर उसके बाद अगर हम इसको रिन्यूएबल को और फर्दर क्लासीफाई करें तो बायोलॉजिकल, जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन हो गया और वाइल्ड लाइफ हो गया। नेचुरल वेजिटेशन में जो हमारे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स वगैरह आते हैं।
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रिसाइक्लेबल हो गए और नॉन रिसाइक्लेबल हो गए। नॉन रिन्यूएबल में जैसे कि फोसिल फ्यूल यानी कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और रिसाइक्लेबल जैसे कि मेटल, जैसे आपने लोहा निकाल लिया तो आप उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्सेज में जो स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं यानी कि बिल्डिंग्स बना रखी हैं, रोड्स बना रखी हैं। क्वांटिटी एंड क्वालिटी का मतलब है क्योंकि इंसान जो है उसकी क्वालिटी अगर होती है अच्छी तो टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। तो ये वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं, एग्जाम में आए तो आप इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाने का ट्राई करिएगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। और में जो था ना उसमें टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में ट्रॉपिकल, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस है ना, ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट, या फिर आप इसमें ग्रासलैंड्स भी लिख सकते हैं। तो ये वाला हमारा और वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, मेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग कौन कौन सी होती हैं। तो मेन टाइप ऑफ फार्मिंग होती है, एक तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, और एक होती है कमर्शियल फार्मिंग, और एक होती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो 3 टाइप की मेन फार्मिंग होती हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और एक होती है कमर्शियल। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस का एग्जांपल है जैसे कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किया जाता था। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस का मतलब है कि ऐसी फार्मिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो और इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। और कमर्शियल फार्मिंग जैसे कि प्लांटेशन, और ये बहुत ही बड़े एरिया पे लगाए जाते हैं, जैसे कि मान लो कि गन्ना उगाया जा रहा है बहुत ही बड़े एरिया पे, जैसे कि कॉटन उगाया जा रहा है या फिर बनानाज उगाए जा रहे हैं। तो ये कमर्शियल फार्मिंग होती है जिसको फसल को बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ द फॉरेस्ट लॉ अफेक्टेड द लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल। तो देखो फॉरेस्ट लॉज जब से बने हैं ना तब से ट्राइबल पीपल को प्रॉब्लम ही हुई है मेनली। तो द ट्राइबल्स वर नॉट अलाउड टू कलेक्ट वुड, फ्रूट्स, हंट and practice shifting cultivation in these forests. This resulted in the loss of livelihood, poverty and hunger among the tribals. Many tribals moved out of the forest to other regions in search of work and to earn livelihood. तो देखिए अंग्रेज़ों ने क्या किया था ना कि भाई ट्राइबल्स जो है वो बिना परमिशन के जंगल में नहीं जा सकते, चीज़ें कलेक्ट नहीं कर सकते। भाई ट्राइबल्स की तो लाइफ ही पूरी तरह से जंगलों पे डिपेंड करती थी, बट फिर जब उनको नहीं जाने दिया गया तो बहुत ही बुरा असर उनकी लाइफ पर इसका पड़ा। 9th है देखो, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का क्या रोल होता है। तो प्रिंसिपल रोल ऑफ जुडिशरी इज़ टू प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इट सेफगार्ड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, सेटल डिस्प्यूट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो देखो इसका जो काम होता है ना वो ये होता है कि भाई अगर जो कानून बनाया गया उसका पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, लोगों को न्याय देने का काम होता है। और साथ ही साथ जुडिशरी का ये काम भी होता है कि सरकार कहीं सिर्फ अपनी अपनी तो नहीं चला रही है, तो ये देखने का भी काम जुडिशरी करती है। लास्ट देखिए हमें प्लॉट करना है एरियाज ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन अमेरिका। तो जो अमेज़ॉन बेसिन है ना, अमेज़ॉन बेसिन ये वाला जो रीजन है ये है, यानी कि ये देखिए ब्राज़ील के पास ये वाला जो रीजन आता है ना ये आता है अमेज़ॉन बेसिन का शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ब्राज़ील में। अब आता है रबर प्लांटेशन। तो मलेशिया जो है ना वहाँ पर रबर प्लांटेशन हमें देखने के लिए मिलती है। ये देखिए ये वाला जो एरिया है ना ये नीचे का ना मलेशिया, आप लिख लीजिए मलेशिया में हमें रबर प्लांटेशन देखने के लिए मिलती है। आपको मैप में शायद इतना ज़्यादा क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये है मलेशिया। फिर आपसे पूछा गया है कि ऐसा एरिया जहाँ पर साल में 3 बार खेती की जा सकती है, तो ये एरिया है बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्लादेश में साल में 3 बार राइस को उगाया जाता है। तो हम लोगों ने पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा एसएसटी का क्लास 8 का। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।